आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक नॉवल को 40 रूल्स ऑफ लव, जिसे लिखा है एलिफ शफ़क़ ने। तो ये नॉवल को हम डिटेल में करेंगे, इसकी समरी, इसका एनालिसिस, थीम्स, कैरेक्टर्स की हिस्ट्री। इसमें क्या है कि ऑथर ने दो स्टोरीज़ को एक ही वक्त स्टार्ट किया हुआ है। एक फ़िक्शन स्टोरी है और एक रियल स्टोरी है। जो रियल स्टोरी है वो 13th सेंचुरी की है और जो फ़िक्शन स्टोरी है वो 19th सेंचुरी यानी मॉडर्न लिटरेचर की है। तो हम दोनों को डिस्कस करेंगे और हम जो 13th सेंचुरी की जो स्टोरी है, रियल स्टोरी है, उसका बैकग्राउंड भी देखेंगे। उसमें जो करैक्टर्स हैं रूमी और शम्स, उनको डिटेल्स में जाके देखेंगे कि जो पास्ट है, जो हिस्ट्री में उनका क्या किरदार था, तो वो सब कुछ जाके हम देखेंगे। नॉवल के अंदर उनको डिस्कस तो किया गया लेकिन उनकी हिस्ट्री नहीं बताई गई, तो इसलिए अंडरस्टैंड करना हमारे लिए मुश्किल होगा जब हम एनालिसिस करते हैं। तो हम करैक्टर्स को देखेंगे, करैक्टर्स के अंदर जाके डीप डिटेल देखेंगे, फिर समरी आएगी। समरी जो है ये नॉवल 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो आज हम इसके 2 पार्ट देखेंगे। ओवरऑल नॉवल को मैंने पढ़ा है और फिर उसको एनालाइज करने जा रहा हूँ और आज हम उसके 2 पार्ट करेंगे समरी के। फिर मैं आपको थीम्स बताऊंगा। थीम्स यानी आज की इस वीडियो में हम जस्ट इसकी समरी करने जा रहे हैं और समरी के भी 2 पार्ट नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, उसमें भी बाकी 3 पार्ट्स को कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में थीम्स, समरी, एनालिसिस और 40 रूल्स जो इसमें बताए हैं शम्स ने, और वो 40 रूल्स 40 डेज़ में 40 डेज़ का क्या मकसद था, ये सब कुछ चीज़ें हम एंड वाली वीडियो में करेंगे। तो आप वीडियो लंबी हो सकती है, आप साथ जुड़े रहें और इंतज़ार करें। और ये बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए साबित हो सकती है वीडियो, आप स्किप ना कीजिएगा। और हम बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बढ़ते हैं हम राइटर के इंट्रोडक्शन की तरफ। तो ऑथर एलिफ शफ़क़ एक टर्किश ब्रिटिश नॉवलिस्ट, एसेइस्ट, पब्लिक स्पीकर और एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं जो कि 15 अक्टूबर 1971 में स्ट्रासबर्ग, फ्रांस में पैदा हुई। शफ़क़ आमतौर पर टर्किश, इंग्लिश और स्पेनिश ज़ुबान में महारत रखते हैं, लेकिन ज़्यादातर वर्क उन्होंने इंग्लिश और ब्रिटिश ज़ुबान में लिखे हैं और इंग्लिश और टर्किश ज़ुबान में लिखे हैं और ऑलमोस्ट 90 वर्क को वो अभी तक पब्लिश करवा चुकी है। शफ़क़ के वर्क्स को 55 मुख्तलिफ लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जा चुका है, जिन्हें डिफरेंट लिटरेरी अवार्ड्स के लिए भी नॉमिनेट किया जा चुका है। शफ़क़ ने पॉलिटिकल साइंस में PhD कर रखी है और एक एसेइस्ट के तौर पर डिफरेंट मीडिया आउटलेट्स के साथ काम भी कर चुकी हैं। एलिफ शफ़क़ ज़्यादातर वुमेन राइट्स, मिनॉरिटी राइट्स और फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसे इश्यूज़ पे भी अपनी जो है कंट्रीब्यूशन कर चुकी हैं। एलिफ शफ़क़ के वर्क्स में जो मेजर थीम्स हमें नज़र आते हैं उनमें से सबसे पहला फेमिनिज़म है। उसके कामों में हमें वुमेन राइट से रिलेटेड बहुत से इश्यूज़ पढ़ने को मिलते हैं और ना सिर्फ लिखने की हद तक बल्कि उसने असल ज़िंदगी में भी जेंडर इक्वालिटी पर बहुत ज़्यादा काम किया है, जो कि बहुत ज़्यादा एडमायरेबल है। शफ़क़ के फेमिनिज़म बेस्ड राइटिंग्स में जो मोस्ट फेमस है वो मदरहुड एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। उसके अलावा ह्यूमन राइट्स के हवाले से भी उसका एक फ़ेमस वर्क है जो कि रिमार्केबल है। उसमें दोज इन तुर्की, परसिक्यूशन ऑफ यजीदीज़, आर्मीनियन गेनोसाइड्स। अनदर थीम जो कि हमें शफ़क़ के वर्क्स में प्रोमिनेंट नज़र आता है वो सिटी इस्तांबुल है। इसने इस्तांबुल को मुख्तलिफ कल्चर और ट्रेडिशन के मिक्सचर के तौर पर डिपिक्ट किया है। टाइम मैगज़ीन में वो अपने एक ऐसे में शफ़क़ ने इस्तांबुल के बारे में कुछ इस तरह लिखा: ईस्ट एंड वेस्ट इज़ नो वाटर एंड ऑयल, they do mix, and in a city like Istanbul they mix it intensely and incessantly and amazingly। शफ़क़ ने अपने वर्क में फ़िक्शन और नॉन फिक्शन दोनों जॉनरा को बयान किया है। एलिफ शफ़क़ के नोटेबल वर्क्स में जो मोस्ट फेमस हैं वो फॉलोइंग हैं: 3 Daughters of Eve, द गेज, द पास्ट ऑफ इस्तांबुल। इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। द 40 रूल्स ऑफ लव जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हॉनर, 10 मिनट्स 38 सेकंड इन दिस स्ट्रेंज वर्ल्ड। तो ये था एक ओवरव्यू, एक ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ राइटर। अब हम जो नॉवल है उसके इंट्रोडक्शन की तरफ बढ़ते हैं। द 40 रूल्स ऑफ लव एक नावल है जिसे तुर्किश ऑथर एलिफ शफ़क़ ने लिखा। ये एक फ़िक्शन नावल है जो कि मार्च 2009 में पब्लिश किया गया। इसमें सूफीज़म की थ्योरी को यूज़ किया गया है, उसे बेसिकली इंग्लिश ज़ुबान में लिखा गया। इसमें टोटल 354 पेजेस हैं। इस बुक में राइटर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कैसे शम्स तब्रेज़ एक
मिस्टिक लव के थ्रू एक स्कॉलर सूफी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इस नावल में दो पैरेलल स्टोरीज के बारे में बताया गया है। इस टेक्निक को लिटरेचर में जक्सटापोजिशन कहा जाता है। Juxtaposition is the technique of placing two stories together is called juxtaposition in literature. This is basically a novel within a novel. इस नावल में एक हाउसवाइफ अहला के बारे में बताया गया है जो कि बुक पढ़ती है, जिसमें सूफी बुजुर्ग रूमी और शम्स की स्टोरी को बयान किया गया है। इस नावल में सूफीज़म की स्टोरी के ज़रिए ये प्रेजेंट किया जाता है कि कैसे अपने हार्ट को फॉलो करके स्पिरिचुअल लव को गेन किया जा सकता है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि इस नावल में हमें नज़र आता है कि हर चैप्टर की स्टार्टिंग लेटर बी से की जाती है। इसका सीक्रेट ये है कि कुरान का जो सीक्रेट है वो सूरत फातिहा में है, और सूरत फातिहा का जो सीक्रेट है वो बिस्मिल्लाह से है। तो बिस्मिल्लाह जो है वो बी से स्टार्ट होती है, इन द नेम ऑफ अल्लाह। सो वी कैन कंक्लूड दैट कि ये एक ऐसा नावल है इसमें सूफीज़म के थॉट को लव स्पिरिचुअलिटी के थ्रू एक स्टोरी के ज़रिए रीडर तक डिलीवर किया जाता है, जो कि पढ़ने वालों को गौर व फिक्र करने पे इंसिस्ट करती है और डिवाइन लव का असल मतलब समझाने में हमारी हेल्प करता है। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी समरी की तरफ, लेकिन समरी की तरफ जाने से पहले अगर हम करैक्टर्स को देख लें तो इससे हमारे लिए आसानी हो जाएगी समरी को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो सबसे पहला जो करैक्टर है, जो मेन करैक्टर है, जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी। जलालुद्दीन मोहम्मद रूमी, जो कि जलालुद्दीन मोहम्मद बल्खी के नाम से जाने जाते हैं, जिन्हें सिंपली रूमी कहा जाता है, ये 30 सितंबर 1207 में पैदा हुए और इनका इंतकाल 17 दिसंबर 1273 में हुआ। ये बल्ख और अफ़गानिस्तान में पैदा हुए, इस वजह से इन्हें बल्खी भी कहा जाता है। ये मैं आपको इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे रहा हूँ, नावल में इतना ज़्यादा इसका नहीं बताया हुआ क्योंकि हमें हिस्ट्री का भी पता होना चाहिए, इसलिए मैं ज़्यादा इसके बैकग्राउंड की तरफ जा रहा हूँ। रूमी जो हैं वो 13वीं सेंचुरी के पर्शियन पोइट थे, जिनका तल्लुक़ जो है वो फ़िक़्ह हनफिया से, और उनका काम मुख्तलिफ़ लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया और उसे वेरियस फॉर्मेट्स में ट्रांसपोज किया गया। इसे मोस्ट पॉपुलर पोइट के तौर पर भी डिस्क्राइब किया जाता है और यूनाइटेड स्टेट में बेस्ट सेलिंग पोइट के तौर पर फेमस हुए। इन्होंने इस्लामिक गोल्डन एज में अपनी खिदमात पेश की और रूमी ने अपने फेमस वर्क के थ्रू सूफीज़म और मुराकबा के आइडियाज़ को इंट्रोड्यूस करवाया। उनका ज़्यादातर काम पर्शियन में था कि उनकी कुछ वर्ड्स में टर्किश, अरबिक और ग्रीक्स लैंग्वेज भी यूज़ की गई। उनका मोस्ट पॉपुलर जो वर्क था वो था मसानवी। उनको कोनिया तुर्की में कंपोज किया गया, जिसे पर्शियन लैंग्वेज के ग्रेटेस्ट पोम में से एक समझा जाता है। उनकी पोइट्री ना सिर्फ लिटरेचर पर्शियन में बल्कि उसके अलावा ऑटोमन, तुर्किश, चुगताई, उर्दू, बंगाली और पश्तो में भी एक ट्रेडिशन के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। उनके नेम की अगर हवाले से बात की जाए तो कॉमनली इंग्लिश में रूमी के नाम से लिखा जाता है। उनका पूरा नाम उनके सुपरस्टार ने कुछ इस तरह रखा, मोहम्मद बिन अल हसैन ख़तीह बल्खी अल कुबरी। वेराज जलालुद्दीन में एक अरबिक नाम है जिसका मतलब है ग्लोरी ऑफ फेथ, जबकि बल्खी और रूमी उनकी निस्बत है जो कि बल्ख और रूम रहने की वजह से मशहूर हुए। ऑन द अदर हैंड रूमी अपने जो है सबरिक्वेंट यानी निक नेम से भी पहचाने जाते हैं, जो कि मौलाना था। वो एक अरबी लफ्ज़ है जिसका मतलब है आवर मास्टर। मीनवाइल रूमी ने गज़ल्स यानी पर्शियन पोम्स को कंपोज करना शुरू कर दिया और उनको दीवाने कबीर और दीवाने शम्स उसमें कलेक्ट किया गया। रूमी के एक स्टूडेंट और कंपेनियन हुसैम ने रूमी को इस तरह की बुक्स लिखने के लिए परसुएड किया जिसमें सूफीज़म की थ्योरी को थियोलॉजिकली इस्तेमाल किया जाए। फिर उसके बाद रूमी ने मसानवी के 6 वॉल्यूम्स जो हैं वो लगातार लिखे। दिसंबर 1273 में रूमी बहुत बीमार हो गया। रूमी ने अपनी डेथ को पहले से ही प्रेडिक्ट कर दिया था। इसके बाद 17 दिसंबर 1273 में रूमी ने कुनिया में इंतकाल फरमाया। उनके फेयरवेल जनाजे में ज्यूज़, क्रिश्चियन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। उनकी बॉडी को उनके फादर्स के बिसाइड में दफन किया गया और उनका एक शानदार श्राइन यानी ग्रीन टॉम बनाया गया, जिसे आजकल मौला म्यूज़ियम कहा जाता है। ये एक दरवेश गाह बन चुका है जिसमें मॉस्क्यू है, एक हॉल है, स्कूल्स है और जो पिलग्रिम्स के लिए लिविंग क्वार्टर्स भी शामिल हैं। अगर उनके पोइटिक वर्क की बात की जाए तो रूमी की पोइट्री को वेरियस कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिनमें क्वार्टेन्स यानी रुबाइयात और ऑर्ड्स, गज़ल वगैरह इंक्लूड हैं। उनका बेस्ट वर्क जो है वो मसानवी
यानी मुसनवी मानवी है। उनका ये 6 वॉल्यूम पोम का पर्शियन सूफी लिटरेचर में अपनी अलग जगह रखता है। उसे कॉमनली कुरान इन पर्शियन के नाम से भी जाना जाता है। बहुत से तनकीद करने वालों में से एक मिस्टिकल पोम, इसे क्या कहते हैं, मिस्टिकल पोम कहते हैं। उसकी तकरीबन 27,000 लाइंस हैं और हर लाइन में राइम के साथ कॉपलेट का इस्तेमाल हुआ है। इसमें डिफरेंट मीटर्स को यूज़ किया गया है। उसके दूसरे बड़े वर्क्स में दीवाने कबीर और दीवाने शम्स तबरेज़ शामिल है, जिसे रूमी के मार्शल शम्स के नाम से रिलेट किया गया। इसमें अप्रॉक्सीमेटली 35,000 कपलेट्स और 2,000 जो हैं वो पर्शियन क्वार्टर्स के अलावा 90 गज़ल्स और 19 अरबिक क्वार्टर शामिल हैं। उनके प्रोज वर्क की अगर बात की जाए तो प्रोज वर्क में सबसे पहला और फेमस जो रिकॉर्ड फ़ी ही मा फ़ी ही, इसमें जो है 71 लेक्चर्स और टॉक्स को रिकॉर्ड किया गया, जिसे रूमी ने वेरियस ओकेजन यानी डिफरेंट मौका पर डिलीवर किया। इस मुख्तलिफ डिसिपल्स इन्फ्लुएंस के नोट्स के ज़रिए इसे कंपाइल किया गया। सो रूमी ने डायरेक्टली इसको ऑथर नहीं किया, इसके लेक्चर्स को इंग्लिश ट्रांसलेशन को A.J. आर्बर्सी ने डिस्कोर्स ऑफ रूमी के नाम से पब्लिश करवाया 1972 में, और दूसरी जो बुक को व्हीलर थैक्सटोन ने 1994 में पब्लिश करवाया। प्रोज वर्क में मजालिस सुबह भी शामिल है, जिसमें 7 पर्शियस सरमन्स तकरीरें शामिल हैं जो कि मुख्तलिफ 7 असम्बलीज़ में बयान की गई। उन सरमन्स में कुरान और हदीथ के मुतल्लिक डीपर मीनिंग्स को एक्सप्लेन किया गया और इनमें मुख्तलिफ सूफ़ी पोइट्स के जो हैं वो कोटेशंस भी शामिल हैं। मकातिब में रूमी के लिखे जाने वाले लेक्चर्स को, उनकी जो लेक्चर्स की कलेक्शन है उसको जमा किया गया और इसमें अपने फैमिली मेम्बर्स और डिसिपल्स को, उनके डिसिपल्स को लिखा। तो ये रूमी के बारे में एक ओवरऑल ब्रीफ ओवरव्यू था जो हिस्ट्री में मौजूद है और हिस्ट्री से रिलेट करता है, और रूमी का वो करैक्टर जो है वो इस बुक में भी मूव ऑन करता हमें नजर आता है, क्योंकि जो एलिफ शफ़क़ है उसने रूमी के करैक्टर और को भी उठाया है, शम्स के करैक्टर को, और साथ में वो एक फ़िक्शनल स्टोरी भी मूव ऑन करती है। तो ये फर्स्ट करैक्टर था रूमी। अब अगर हम रूमी के उस्ताद जो शम्स तबरेज़ है उसकी बात करें, शम्सुद्दीन मुहम्मद शम्स तबरेज़ एक फ़ेमस पर्शियन पोइट था जो कि 1185 में तबरेज़ ईरान में पैदा हुआ। उनको मौलाना जलालुद्दीन रूमी के स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्टर के तौर पर भी इंडिकेट किया जाता है। ट्रेडिशन में ये बताया जाता है कि शम्स ने रूमी को कूनिया में जो है 40 डेज़ के पीरियड में सब कुछ सिखा दिया। शम्स तबरेज़ एक फ़ेमस टीचर, फ़िलासफ़र, मोटिवेटर और पोइट भी रहे। शम्स के फादर का नाम इमामुद्दीन था। उन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन तबरेज़ ईरान में ही हासिल की। रूमी से मिलने से पहले शम्स तबरेज़ पूरे वर्ल्ड में प्लेस टू प्लेस ट्रैवल किया करते थे, क्योंकि एक तो वो क्या थे, कीड़े कपड़े के जो बनाने वाला होता है ना, यानी ऑक्यूपेशन क्लास है, वो क्या थे, वीवर थे। उनकी मशहूर ज़माना प्रोज बुक जिसका नाम मकालाते शम्स तबरेज़ था, यानी डिस्कोर्स ऑफ शम्स तबरेज़ था, ये पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई। ये बुक इसने अपनी उम्र के आखिरी ईयर्स में लिखी। ओवरऑल इस बुक में जो मिस्टिकल, इस्लामिक इंटरप्रिटेशन और स्पिरिचुअल एडवाइस शामिल हैं। डेथ, एक सूफी ट्रेडिशन के मुताबिक शम्स तबरेज़ की डेथ के वजह से बताया जाता है कि वो मिस्टीरियसली डिसअपीयर हो गए थे। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि उन्हें रूमी के किसी करीबी डिसिपल यानी उनके मुरीद ने कत्ल कर दिया था, जो कि रूमी और शम्स के क्लोज रिलेशन से जेलस था। बट कुछ दूसरे एविडेंस के मुताबिक उन्हें कूनिया छोड़ के चले गए और खोए में उनकी डेथ हुई, जहाँ उन्हें दफन किया गया। रूमी के लिए उस रूमी के जो बेटे थे सुल्तान वलाद ने अपनी एक तहरीर वलादनामा में लिखा है कि शम्स किसी डिटेल के बगैर कुनिया से किसी को बताए बगैर चले गए। उनका टॉम भी खोए में ही है और एक मेमोरियल पार्क में मौजूद होने की वजह से उनकी टॉम को यूनेस्को की तरफ से वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज सेंटर के तौर पर नॉमिनेट किया जाता है। शम्स का जो इनकाउंटर था विद रूमी, वो उसके बारे में बहुत सी दिलचस्प बातें मशहूर हैं। 15 नवंबर 1244 में ब्लैक सूट में मलबूस एक आदमी कुनिया के शुगर मर्चेंट के एक फ़ेमस इन जो है वहाँ में दाखिल हुआ। उसका नाम शम्स तबरेज़ था। ये ख़ुद एक ट्रैवलिंग मर्चेंट बताता था। हाजी बख्श की जो मकालाते बुक में बताया जाता है कि शम्स कुनिया में कुछ तलाश करने के लिए आया था। एक दिन रूमी एक बुक स्टॉक के आगे खड़े होकर कुछ रीड कर रहे थे। शम्स तबरेज़ वहाँ से गुजर रहा था और रूमी से पूछने लगे, व्हाट आर यू डूइंग? रूमी ने रिप्लाई दिया, समथिंग यू कांट अंडरस्टैंड,
ये सुनने के बाद शम्स ने बुक्स का सारा स्टॉक पास ही वाटर पूल में गिरा दिया। रूमी जल्दी से बुक्स को रेस्क्यू करने के लिए बढ़े और पानी की तरफ देखा तो तमाम जो बुक्स थी वो बिल्कुल ड्राई थी। वो एकदम सरप्राइज हो गया। फिर रूमी ने शम्स से पूछा, व्हाट इज़ दिस? ये क्या माजरा है, आपने ये कैसा किया? शम्स ने जवाब दिया, दिस इज़ व्हाट यू कांट अंडरस्टैंड। और ये एक वर्जन है और दूसरे वर्जन में ये भी कहा जाता है कि उनका फर्स्ट इनकाउंटर इस तरह हुआ था कि वो जो शम्स थे उनको जो नावल में बताया गया कि शम्स था, उन्होंने बहुत दुआएं वगैरह की थी, दुआ की थी कि मेरा जो एक कंपेनियन हो जाए। तो वो इस सिलसिले में कुनिया गए थे। कुनिया में जाकर शम्स ने रूमी से क्वेश्चन किया एक कि एक थे बायजीद बुस्तामी और दूसरे हमारे प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनमें सबसे ज़्यादा ग्रेटर कौन है? तो रूमी ने कहा ऑब्वियसली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि वो हमारे प्रॉफिट हैं। बायजीद बुस्तामी एक सूफ़ी बुज़ुर्ग थे। तो जो शम्स थे उन्होंने क्वेश्चन किया कि जो बायजीद बुस्तामी हैं उन्होंने कहा था कि खुदा मेरे अंदर है, ठीक है, मुझे सारा नॉलेज मिल चुका है। और जो हमारे प्यारे नबी थे उन्होंने कहा कि वो अल्लाह से फ़रियाद की थी कि काश मैं आपको समझ सकता जितना मैं आपको समझना चाहता हूँ, ये वो। तो कैसे कह सकते हैं कि आप जो हैं वो बायजीद बुस्तामी छोटे हैं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हैं? तो रूमी ने रिप्लाई दिया कि जो बायजीद बुस्तामी थे उनका जो नॉलेज गेन करने का जो लिमिट थी वो पूरी हो चुकी थी। हर बंदे के पास एक कप ऑफ होता है जिस जो नॉलेज का होता है, तो वो उनका वो पूरा हो चुका था। लेकिन हमारे जो प्रॉफिट हैं उनका जो नॉलेज गेन करने की, नॉलेज हासिल करने की जो लिमिट है वो कभी पूरी नहीं हो सकती, वो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थी। अल्लाह ताला ने उनको बहुत ज़्यादा पावर दी हुई थी, उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा थी। तो इस जवाब से वो जो थे शम्स बहुत मुतमिन हुए और वहाँ से चले गए। और ये इस तरह उनका फर्स्ट इनकाउंटर हुआ था। और यहाँ पे जो है वो दोनों ने एक दूसरे को बोक किया था, झुक कर सलाम किया था, जो कि रूमी के शागिर्दों के लिए एक नाकाबिल यकीन चीज़ थी। और वो इससे बहुत ज़्यादा यानी कि हैरान हुए थे, क्योंकि रूमी ने कभी भी ऐसे पहले किसी को झुक कर सलाम नहीं किया था। स्टोरी के अंदर जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो एला रॉबिन्सन का है। एला एक हाउसवाइफ है जो कि इस नावल के प्रोटैगनिस्ट में इंक्लूड होती है। इसके थ्रू इस नावल में मौजूद स्टोरी को जो है वो नरेट किया गया है। वाइल उसकी एक हैप्पी फैमिली और एक हार्ड वर्किंग हस्बैंड है, बट वो अपनी लाइफ में कुछ मिसिंग फील करती है। अपने जो है मार्शल रिलेशंस के बेस पर उसके नज़दीक लव जैसी कोई भी चीज़ प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि ये सिर्फ किसी भी रिलेशन की स्टार्टिंग में फ़ील होने वाला एक मामूली सा इमोशन है जो कि वक्त के साथ साथ ख़त्म हो जाता है। एज ए मदर एला की लाइफ एक डोमेस्टिक लाइफ बन चुकी है। उसके बच्चों के नाम जेनिट, ऑर्ली और एवी हैं, जिनकी देखभाल में वो अपना ज़्यादातर टाइम गुजारती है। लेकिन वो अपनी लाइफ में कुछ अलग करना चाहती है। अपने हस्बैंड से परमिशन और हेल्प के साथ उसने एक लिटरेरी एजेंट के असिस्टेंट के तौर पर जॉब करना स्टार्ट कर दिया। इस दौरान एला को एक बुक स्वीट ब्लास्मी उस पर रिव्यूज़ देने के लिए उसको रीड करने का मौका मिला, जिसको पढ़ने के बाद एला को एहसास हुआ कि उसकी ज़िंदगी में लव के इमोशंस की कमी बढ़ती जा रही है। जब उसने अपने और अपने हस्बैंड के दरमियान लव और उस बुक में मौजूद कैरेक्टर में मौजूद जो है इमोशन और लव को कंपेयर किया, तो उसको एहसास हुआ कि देयर इज़ समथिंग मिसिंग। उसके बाद एला का अपना जो पैशनलेस मैरिज में इंटरेस्ट जो है वो ख़त्म होता गया। वो इस बुक के ऑथर अजीज़ से बहुत इंस्पायर हुई। एला अपना जो है वो लेट 30s में पहुंच चुकी है और उसने इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन कर रखी थी। वो पेशे के एतबार से एक जो है क्रिटिक बनना चाहती थी। उसने 20 साल अपनी शादी के बाद एक हाउस बॉय के तौर पर गुजारे, लेकिन अब बच्चों के कॉलेज स्कूल जाने के बाद फ़र्क नहीं रहना चाहती थी, इसलिए उसने जॉब करने का फ़ैसला किया था। इस तरह एक बुक का एनालिसिस करते और अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसको भी एनालिसिस करने लगी। उससे एहसास हुआ कि उसकी ज़िंदगी में भी लव और इमोशंस की कमी है। उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास स्टोरी में है वो अजीज़ का है, द आथर ऑफ स्वीट ब्लास्मी। इस नॉवल में एला जिस बुक स्वीट ब्लास्मी का क्रिटिकल एनालिसिस करने की गर्ज से उसको रीड करती है, उस बुक के ऑथर का नाम AZ ज़ाहरा है, यानी अजीज़ ज़ाहरा। ये अजीज़ कंटिन्यूसली सफ़र में रहता है और वो अपने आप को एक सूफ़ी यानी दरवेश कहता है। उस बुक को पढ़ने के बाद एला को अजीज़ से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है। जो एला है वो, मैं आपको समरी में इसकी डिटेल बताऊँगा कि वो अजीज़ के साथ किस तरह अटैच हुई, क्योंकि एला को अपनी लाइफ जब वो अपनी लाइफ का एनालिसिस करती थी तो उसको कुछ चीज़ों में मिसिंग्स लगती थी। तो वो अजीज़ ज़ाहरा को यानी कि ना एला जो अजीज़ है उसको मेल करती है और उससे अपनी जो
परेशानियाँ हैं उसको डिस्कस करती है और फिर इस तरह उनके दरमियान जो है वो कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है और वो एला जो है उसके साथ अटैच होती जाती है। एट लास्ट इन दोनों की जो है मुलाकात होती है। एला उसे अपने जज्बात इमोशन के बारे में बताती है और उसे कहती है कि वो अजीज़ के साथ हॉलैंड में सेटल होना चाहती है, क्योंकि मीनवाइल इस दौरान जो डेविड है वो मेल्स वगैरह पढ़ लेता है और उनकी डाइवोर्स हो जाती है। तो जो एला है वो अपने हवन को छोड़ के उसके साथ चली जाती है। तब जो है वो अजीज़ उसे बताता है कि वो 16 मंथ ज़िंदा रह सकता है क्योंकि उसे कैंसर है, लेकिन एला उसके साथ रहने पर इंसिस्ट करती है। फिर वो दोनों पूरे वर्ल्ड में घूम कर इंजॉय करते हैं। ये 16 मंथ गुजारते हैं और उसके बाद अजीज़ की डेथ हो जाती है और उसके बाद जो है एला वापस नहीं आती बल्कि उसी अपनी लाइफ को कंटिन्यू करती है और जो वर्ल्ड है उसको एक्सप्लोर करने निकल जाती है। नेक्स्ट जो करेक्टर है वो डेविड का है। डेविड एला का हस्बैंड है और ये एक रिस्पॉन्सिबल हार्ड वर्किंग मैन है। रिस्पॉन्सिबल नहीं कह सकते लेकिन हार्ड वर्किंग है, जो कि अपनी फैमिली की सारी नीड्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करता है। ये डेंटिस्ट होता है पेशे के एतबार से, लेकिन ये अपनी एला जो अपनी वाइफ है उसके साथ जो टर्म्स उसके अच्छे नहीं होते, उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं होते। मीन्सवाइल उनके रिलेशन में ट्रू लव नहीं होता, जिसका एहसास एला को काफ़ी अर्से बाद होता है। यानी वो एक दूसरे के साथ थे, एक दूसरे का ख्याल रखते थे, लेकिन उनमें जो लव था, जो डिवोशन थी वो नहीं थी। और ये एला को कई बार महसूस हुआ। वो एला डेविड से डिवोर्स लेकर रीज के साथ अपनी लाइफ गुजारने का डिसीजन ले लेती है। उसके बाद जेनिट, ओली एंड एवी, ये तीनों जो हैं वो एला और डेविड के बच्चे हैं। इनमें जेनिट सबसे बड़ी है, डॉटर है और कॉलेज जाती है, जबकि एवी और ओली दोनों ट्विन्स हैं और स्कूल जाते हैं। जो जेनिट है वो उसका अफेयर है कॉलेज में किसके साथ और वो उससे शादी करना चाहती है। ये थ्रू आउट आपको स्टोरी पर चलेगा कि जेनिट का अपनी माँ के साथ किस तरह के मसले मसाइल चल रहे थे। अब हम बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ, अपनी समरी की तरफ। लेकिन समरी से पहले नावल में प्रोलॉग दिया गया है। प्रोलॉग में क्या बताया गया है कि अगर एक नदी हो, नदी को कंपेयर किया गया है रिवर के साथ। तो अगर एक नदी है उसमें अगर आप पत्थर फेंकते हैं तो उसमें जो पत्थर है उसके जो लहरें हैं वो काफ़ी देर तक बनती रहेंगी। इसी तरह जो दरिया है उसमें अगर हम पत्थर फेंकेंगे तो महसूस भी नहीं होगा और वो निकल जाएगा। तो इसको किस से कंपेयर किया गया है? इसको लव के साथ हम कंपेयर किया गया है, डिफरेंट पर्सन्स के साथ। कि एक बंदा है उसके ज़िंदगी में लव है ही नहीं, ठीक है। तो उसको जब आप एक लव वाला एक सिचुएशन क्लियर करेंगे तो वो इस चीज़ के बारे में बहुत सोचेगा, ठीक है, और इजीली मूव ऑन नहीं करेगा। लेकिन एक बंदा जो यूज्ड टू हो चुका है, जो इस तरह के जिसके साथ उसके हो चुके हैं, तो उसके लिए अगर आप लव लेके आएंगे तो वो उसको फील नहीं होगा। इसके अलावा इस प्रोलॉग में एला रॉबिन्सन को इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जो कि इस नावल की प्रोटैगनिस्ट है, जो कि एक हाउसवाइफ और 3 बच्चों की मदर है और एमलेस पैशनलेस लाइफ गुजार रही है। ये लेट 30s में दाखिल हो चुकी है और उसकी शादी को 20 साल का अर्सा गुजर चुका है। एला का ये बिलीव है कि लव की पोजीशन इस लाइफ में जो है वो सेकेंडरी है और ये सिर्फ मूवीज़ और रोमांटिक बुक्स में ही पाया जाता है। इस प्रोलॉग स्टार्टिंग में जो एला है अपने हस्बैंड के साथ है और अपनी लाइफ को तकरीबन कंप्लीट महसूस करती है। बस वो अपने अंदर एक कमी सी महसूस करती है कि वहाँ पे जो है उसको लगता है कि लव की कोई जगह नहीं है ही नहीं। वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते, लेकिन वो एक दूसरे को पूरा टाइम वगैरह देते हैं। लेकिन एला ये भी डिस्कस करती है कि उसका जो हस्बैंड है वो उसके साथ फेथफुल नहीं रहा। एला की ज़िंदगी उस वक्त चेंज नज़र आती है जब एक दिन लंच के दौरान उसकी डॉटर जेनेट उन सबको ये बताती है कि वो इंगेज्ड है और किसी कॉलेज के फेलो को पसंद करती है। और ये अनाउंसमेंट सुनकर एला अपने लव, डिसअपॉइंटमेंट और उसको इस चीज़ का एहसास होता है। मीनवाइल जो एला है वो उसको अपने बॉस की कॉल होती है कि स्वीट प्लास्मी को रीड करके उसका क्रिटिकल एनालिसिस करे। ये उसका सबसे पहला टास्क था जो कि उसे करना था। ये जॉब उसे अपने हस्बैंड की फेवर से मिली थी और क्योंकि वो फारग थी और वो फारग रहने से ज़्यादा काम करना पसंद करती थी, तो ये जॉब उसको मिली थी। अब हम बढ़ते हैं अपने मेन प्लॉट और समरी की तरफ। एज वी नो दैट दिस इज़ अ फिक्शन। एक तरह से ये फिक्शन भी है और नॉन फिक्शन भी है। फिक्शन इस तरह की एक स्टोरी जो इसमें है वो रियलिटी पे है और दूसरी जो है वो फिक्शन स्टोरी है। तो इस नावल के अंदर एक और स्टोरी को एक्सप्लेन किया गया है जिसे एला रीड करती है, जिसकी वजह से उसकी इंटायर लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। एला इस बुक यानी स्वीट ब्लास्मी को रीड करना स्टार्ट होती है। ये बुक जो है उसे एज़ेड ज़हरा ने लिखा होता है। अकॉर्डिंग टू सूफीज़म कुरान मजीद का जो सीक्रेट है वो सूरत फातिहा में है और सूरत फातिहा का सीक्रेट बिस्मिल्लाह में है और बिस्मिल्लाह का सीक्रेट लफ्ज़ बी में है। और बे के नीचे मौजूद एक डॉट जो है तमाम यूनिवर्स को प्रेजेंट करता है।
इसी वजह से जो यानी जो मौलाना रूमी थे उनके जो मसनवी मानवी उनकी बुक थी उसका हर बाब का चैप्टर जो है वो बी से स्टार्ट हुआ है। इसीलिए राइटर ने इस नावल का हर चैप्टर जो है वो बी से स्टार्ट किया है। इस नावल के बैकग्राउंड के बारे में बात की जाए तो शम्स और रूमी जी की ये स्टोरी जो है वो 13वीं सेंचुरी की है, जो लव और सूफीज़म पे बेस्ड करती है। और दूसरी तरफ जो स्टोरी है वो मॉडर्न लिटरेचर की है, जिसमें एला का डिवोशन ऑफ लव और अजीज़ की जो कन्वर्सेशन है, जो उनकी कम्युनिकेशन है, वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाती है। तो स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है कि एला जो है वो अपने घर में अपनी एक सेटल लाइफ गुजार रही होती है, वो अपने बच्चों के साथ वो ठीक होती है, मतलब एक तरह से अपने अंदर उसको कमी सी महसूस होती है किसी चीज़ की, लेकिन वो ऊपर से अपने फैमिली में ठीक होती है, एडजस्ट होती है, प्रॉपर अपना टाइम बच्चों को देती है। और अब उसने एक नॉवल वगैरह पढ़ना स्टार्ट कर दिया था जो उसके हस्बैंड की रेफर से उसको मिला था। और उसका जो हस्बैंड है डेविड वो डेंटिस्ट है, और उसकी जो बड़ी बेटी जेनेट है वो स्कूल कॉलेज में जाती है, दो छोटे जो ट्विन्स हैं वो स्कूल जाते हैं। तो एक दिन खाने के मेज़ पे जो जेनेट है वो ये ऐलान करती है कि वो अपने जो है वो बॉयफ्रेंड के साथ शादी करना चाह रही है, जिस पे उसकी माँ जो है वो गुस्सा करती है और उसको मना कर देती है कि वो शादी नहीं कर सकती। वो अलबत्ता उसके साथ रिलेशन में रहे, ये ठीक है, टाइम दे, लेकिन वो शादी के बारे में क्या जानती है, यानी गुस्सा करके मना कर दे। लेकिन जिस पे जेनेट जो है वो ज़्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि नहीं, तो आपको लव के बारे में क्या पता, यानी उसको फील कराती है कि उसकी लाइफ में कुछ मिसिंग है। उसके बाद इवेंट्स और मूव ऑन होते हैं। दूसरी तरफ जो स्टोरी बताई गई है वो शम्स की है। शम्स जो होता है वो अपने एक कंपेनियन की तलाश में होता है। वो वर्ल्ड टू वर्ल्ड टूर करता है और एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाता है और सर्च करता है, एक कंपेनियन की तलाश में होता है जिसको वो अपना तमाम नॉलेज जो उसने गेन किया है वो डिलीवर कर सके। इस सिलसिले में वो बहुत ज़्यादा दुआएं वगैरह भी करता है कि खुदा से मदद मांगता है कि मेरा जो नॉलेज है वो वेस्ट ना जाए, मैं किसी को डिलीवर कर सकूं ताकि वो आने वाले लोगों को मैं जो है इस नॉलेज के ज़रिए रहनुमाई दे सके। तो वो बहुत ज़्यादा दुआ वगैरह भी करता है और उसको विज़न होते हैं, उसको ड्रीम नहीं आते, उसको विज़न होते हैं, उसको एक आने वाली चीज़ों का पता होता है। वो उसके अलावा ड्रीम्स वगैरह बताता है, ड्रीम की तबीर बताता है, लोगों का चेहरा पढ़ सकता है, हाथ देख के बता सकता है लोगों के, लेकिन वो ये चीज़ें नहीं करता। वो जस्ट सिर्फ क्या होता है, उनके ड्रीम्स की प्रेडिक्शन करता है। एक दफ़ा क्या होता है कि जो तबरेज़ होता है वो एक सराय में क़याम करता है और वहाँ पे मालिक जो है वो कहता है कि ओ दरवेश, क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि तुम मेरे जो है वो सराय में पे कर सको? तो वो कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे ख्वाबों की तबीर बता दूंगा और तुम उसके बदले मुझे रहने दो। तो वो उसको बताता है कि वो तुम्हारी गलती नहीं थी, क्योंकि वो क्या होता है कि जो सराय का मालिक होता है उसकी बीवी की डेथ हो चुकी होती है और उसको लगता है कि वो उसका बीवी का कातिल है, यानी ज़िम्मेदार है। तो वो उसको बताता है कि वो तुम्हारी गलती नहीं थी। इस दौरान क्या होता है कि जो ये चीज़ें हो जाती हैं, उसके दौरान क्या होता है कि जो शम्स होता है उसको एक विजन आता है कि कोई उसको कत्ल कर रहा है और साथ में एक आवाज़ भी आ रही होती है, कोई इसको पुकार होता है, शम्स, ओ मेरे शम्स तुम कहाँ गए? इस तरह करके उसको तबीर आती है। तो वो उठ के परेशान हो जाता है और सोचता है, इस बारे में सोचता है। इस दौरान उसे एक आवाज़ आती है, एक विज़न आता है कि तुम्हें अगर कंपेनियन की तलाश है तो बगदाद चले जाओ। तो वो उठकर बगदाद चला जाता है जहाँ वो बाबा ज़मान से मिलता है। इस दौरान शम्स बताता है कि जब वो बचपन में छोटा बच्चा था तब उसको विजन आना स्टार्ट हो गए थे और वो अपने घर वालों से डिस्कस करता है, अपने वालिदैन से डिस्कस करता है, तो वो उसको रोकते हैं और कहते हैं कि किसी को, क्योंकि वो उसने अपने बाकी सबसे पूछता है कि क्या तुम सबको भी ये चीज़ें आती हैं, तो वो इनकार करते हैं और गाँव वाले बहुत से लोग अब मिल के इसके शम्स के वालिदैन के पास आ गए थे कि आप अपने बच्चों को समझाओ, ये हमारे बच्चों को डराता है। तो उसके वालिदैन ने इसको समझाया था कि ये सब चीज़ें जो हैं वो बतानी नहीं चाहिए, अगर तुमको कुछ ऐसा आता भी है तो बाहर ना बताओ किसी को भी। तो ये चीज़ें वो डिस्कस करता है कि हर इंसान के अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो इन चीज़ों को समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके। और इस दौरान वो जो है वो बगदाद चला जाता है और जहाँ वो दरवेशों का नवाइस उसके अंदर जो है वो रहता है, वहाँ पे उसकी स्टोरी स्टार्ट होती है। इस दौरान क्या होता है कि दूसरी तरफ जो एला है वो बताती है कि उसकी जो लाइफ है, क्योंकि उसकी जो बेटी है वो नाराज़ होकर चली गई थी, घर छोड़ के चली गई थी। और इस दौरान इसने क्या किया, एला ने अपनी बेटी का जो बॉयफ्रेंड था उसको कॉल की और उसको कहा कि तुम जो है मेरी बेटी के साथ रिलेशन तो रखो, लेकिन तुम लोग अभी शादी नहीं कर सकते, तुम बच्चे हो, इस तरह करके समझाया, जो कि उसके बॉयफ्रेंड ने एला की बेटी यानी जेनेट को बता दिया। और इस बात पे जेनेट जो है उसके नाराज़ हो गई और उसको घर छोड़ के चली गई। और डेविड भी फ़ोन करके एला से गुस्सा होता है
और उसको जो है वो काफ़ी डांटता है। ये काफ़ी एला जो है वो काफ़ी डेस्परेट होती है और इस दौरान वो क्या करती है कि वो नॉवल रीड कर रही होती है स्वीट ब्लास्मी। वो स्वीट ब्लास्मी के जो ऑथर है उसकी मेल उसका एड्रेस पढ़ती है, AZ ज़हरा, और गूगल पे जाके सर्च करती है तो उसको AZ ज़हरा का ईमेल मिल जाता है। तो वो उसको मेल करती है, उसको मेल करके उससे बताती है कि मैं तो एक तुम्हारी बुक पढ़ रही हूँ, और दूसरा ये बताती है कि अपनी सिचुएशन बताती है, जिस पर जो अज़ीज़ है वो उसको रिस्पॉन्ड करता है विद अ गुड पॉजिटिव रिस्पॉन्स करता है। और उसके बाद जो है वो एला अपनी बेटी जेनेट से जो है वो एक्यूज़ करती है, उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि तुम अपनी लाइफ मैंने जो बात की थी वो भी ठीक है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और इस दौरान क्या होता है कि जो उसकी बेटी जेनेट है वो उसे माफ़ कर देती है और वो वापस घर लौट आती है। और इस दौरान क्या होता है, नॉवल के अंदर एक सीन बताया गया है कि एक किलर होता है जो परेशान होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसने अभी किसी एक ऐसे इंसान को मारा था जिसकी आंखें उसकी तलाश में हैं। तो वो परेशान होता है कि कुछ दिन पहले उसके पास एक टास्क आया था जिसमें लोगों ने कहा था कि कुछ 2-3 लोग आए थे और कह रहे थे कि एक आदमी को मारना है, क्योंकि वो कातिल था, वो बहुत पेशेवर कातिल था, पैसे लेकर लोगों को मारता था। तो उसने उनसे मिला और बात की। वो लोग एक कह रहे थे कि एक बुज़ुर्ग दरवेश को मारना है। जब उसने दरवेश का सुना तो उसने मना कर दिया, क्योंकि वो कातिल था, पेशेवर कातिल था, लेकिन कभी उसने किसी दरवेश को नहीं मारा था, खुदा से सीधे साधी उसने दुश्मनी नहीं की थी। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि हम तुम्हें 2 गुना 3 गुना 4 गुना पेमेंट इनाम देंगे। तो वो इस बात पे राज़ी हो गया कि वो उसको मार देगा। तो ये किलर की बताया गया के अंदर डिफरेंट करैक्टर हैं जिनके ज़रिए स्टोरी जो है वो मूव ऑन कर रही है। पहले एक नवाइस की स्टोरी बता रहे हैं, फिर आगे जैसे किलर की स्टोरी बताई है, आगे बैगर आएगा उसकी स्टोरी है। तो ये डिफरेंट चैप्टर्स हैं जिनमें डिफरेंट स्टोरीज बताई जा रही हैं, जिनके ज़रिए हमें नॉवल के अंदर मौजूद जो सिचुएशन है उनका पता चल रहा है। तो ओवरऑल ये सारा सीन चल रहा है, डिफरेंट चैप्टर्स हैं, उनको मैं आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ समरी के अंदर। फिर नॉवल के अंदर हमें एक नवाइस की स्टोरी बताई गई है, यानी एक ऐसा इंसान जो अभी इस पेशे में, इस काम में बहुत न्यू था। नवाइस का मतलब होता है कि जो न्यूली कोई काम स्टार्ट करने वाला। तो वो उसको दरवेश बनना था, उसको सूफ़ी बनना था। तो उसके वालिदैन ने उसको वहाँ पे बाबा ज़मान के पास छोड़ा हुआ था और वहाँ से वो जो है वो सीख रहा था, दरवेश बन रहा था। और वो बताता है कि जो दरवेश की लाइफ़ है वो बहुत मुश्किल थी, बहुत टफ़ होती है। जो वहाँ पे उसको जब स्टार्टिंग में वो गया था तो उसको ऐसे कमरे में रखा गया जो जहाँ पे ना सही से बंदा खड़ा हो सकता था, ना लेट सकता था। वहाँ पे वो सिखाते हैं कि सबसे पहले इंसान जो है अपने नफ्स पे कदम रखे, उसके बाद जो है वो दूसरी लाइफ में जो है वो इंटर करता है। तो इस तरह की चीज़ें, उसको उठ के सबके लिए खाना तैयार करना पड़ता था, सबसे पहले उसको उठना पड़ता था, सबके सोने के बाद वो सोना था, यानी एक प्रॉपर ट्रेनिंग करते थे और जो उसको दरवेश बना दी थी, क्योंकि वो हार्डशिप से ही जो है वो सीखता है। फिर वो बताता है कि वहाँ पर एक दिन क्या होता है कि वो देखता है कि शम्स आता है और वो शम्स की वो लोग बहुत इज़्ज़त करते हैं। वो एक प्रॉपर जो है वो दरवेश होता है, बाबा ज़मान के दिल में उसके लिए बहुत ज़्यादा इज़्ज़त होती है। और इस दिन क्या, और फिर क्या होता है कि एक लेटर आता है। लेटर में क्या होता है, लिखा होता है कि जो एक आदमी है, एक स्कॉलर है, उसको अपने लिए कंपेनियन की ज़रूरत है। तो बाबा ज़मान सबको अपने गिर्द बिठाता है और पूछता है कि कौन है जो जानना चाहता है। सब अपना हाथ खड़ा करते हैं। बाबा ज़मान देखते हैं कि जिनमें शम्स ने भी हाथ किया खड़ा हो गया होता है, मैंने भी किया होता है। तो बाबा ज़मान कहते हैं कि ये जो सफ़र है ये बहुत मुश्किल है। यहाँ पर जो है वो सिर्फ़ जाने का रास्ता है, वापस आने का रास्ता नहीं है। इसमें आपकी ज़िंदगी भी जा सकती है, ख़त्म भी हो सकती है। मे बी आप वापस ना हो तो फिर दोबारा पूछता है अब कौन है जो जाना चाहता है। तो क्या होता है कि सब हाथ जो है वो डाउन कर लेते हैं सिवाय एक शख्स की, और वो कौन होता है, शम्स। तो बाबा ज़मान कहते हैं अच्छा ठीक है, और फिर वो जो है वो लिफाफा बंद कर देते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में शम्स के थ्रू स्टोरी को रिप्रेजेंट किया गया है। शम्स के थ्रू में बताया गया है कि बाबा ज़मान जब वो लेटर बंद कर देते हैं तो जो शम्स जो है वो उनसे पूछता है कि मुझे नाम और पता बता दें, क्योंकि उसने दुआ ही इस चीज़ की होती है कि मुझे एक कंपेनियन मिल जाए जिसको मैं ज़्यादा जाके अपना नॉलेज डिलीवर कर सकूँ। लेकिन बाबा ज़मान नहीं बताते, वो कहते हैं कि नहीं अभी वेट करो, 3 मंथ ये स्प्रिंग का सीज़न गुजर जाए फिर बताता हूँ। तो वो बहुत मुश्किल से वो 3 मंथ गुजारते हैं
और उसके बाद वो दोबारा जाते हैं उनके पास, क्योंकि दोबारा बैठक बुलाई जाती है। तो बाबा ज़मान दोबारा बुलाते हैं और पूछते हैं कि अब कौन है जो जाना चाहता है। तो दोबारा सिर्फ शम्स तबरेज़ का हाथ खड़ा होता है। बाबा ज़मान उसे कहते हैं कि अच्छा रुक जाओ, अभी ये जो ख़ज़ां का मौसम है वो गुजर जाए। इस तरह करके वो 1.5 साल जो हैं वो उनको कहते हैं तुम वेट करो। 1.5 साल के बाद जब दोबारा जाते हैं तो फिर वाकई कहते हैं कि हमने जो है वो डिफरेंट टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम दिया तुम लोगों को, ठीक है, समझने के लिए, लेकिन जो शम्स हैं वो ही जाना चाहते हैं। तो फिर वो शम्स को जो है वो बता देते हैं कि कोनिया में जाके तुमने रूमी से मिलना है। और फिर वो बाबा ज़मान जो हैं वो शम्स को 3 चीज़ें देते हैं और कहते हैं कि इन 3 चीज़ों की तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी। एक तरफ एला जो है उसकी लाइफ मतलब एक तरह से ठीक हो चुकी होती है और उसका जो है वो कम्युनिकेशन स्टार्ट हो चुकी होती है अज़ीज़ के साथ। ऑन द 14th बर्थडे, या जब वो 40 साल की हो चुकी होती है, तो वो अपनी बर्थडे पे अज़ीज़ को बताती है कि मैं अब 40 साल की हो चुकी हूँ और मेरा बुढ़ापे की तरफ कदम बढ़ चुका है। जिस पर अज़ीज़ उसको रिप्लाई करता है कि 40 एक बहुत बड़ा अच्छा हिस्सा है। इस तरह वो एलेबोरेट करता है कि 40 अल्लाह के नबी जो थे वो 40 साल की एज में उनको जो है वो नबूवत मिली थी। इसके बाद जो जो 40 है वो जब आपके दिल में किसी के लिए फीलिंग्स पैदा होती हैं तो ख़ुद को 40 दिन के लिए जज करना चाहिए। अगर आपके दिल में 40 दिन के अंदर दोबारा फीलिंग्स हों तो आप लव में हैं। दूसरी बात वो कहता है कि आपको 40 रूल का नहीं पता जो शम्स ने कहे, और 40 दिन में ही शम्स ने वो रूल जो हैं वो किन को पढ़ाए थे, रूमी को पढ़ाए थे। तो 40 जो है वो बहुत अच्छा और मुतबर फिगर है, इसको बुरा ना समझें। तो इस तरह करके ना जो उनके दरमियान एक कम्युनिकेशन स्टार्ट हो चुकी होती है, वो दोनों काफ़ी अरसे तक एक दूसरे गैप कर जो है वो कम्युनिकेशन करते हैं। एक दूसरे से जो है वो अपने इमोशंस को रिलेट जो है डिस्कस करते रहते हैं। जो एला है वो अपना अक्सर काम काज करते वक्त लाइक ईमेल्स करती रहती है, अपने दूसरे काम के ऊपर इसे प्रायोरिटी देती है और अज़ीज़ के बहुत क्लोज़ होती जा रही है थ्रू ईमेल्स। वो एक दूसरे से डिस्कस करते जा रहे हैं चीज़ों को और वो और क्लोज़ होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो स्टोरी बताई गई है शम्स की, उसमें दिखाया गया है, ये नॉवल के अंदर जो स्टोरी है मैं उसको आपकी समराइज़ करके आपको बता रहा हूँ। उसमें क्या होता है कि शम्स जो है वो कोनिया चले जाते हैं। कोनिया में जाके वो रूमी से मिलने से पहले वो जायज़ा लेते हैं कि रूमी की हालत क्या है। वो एक जाते हैं जहाँ पे एक हॉर का अड्डा होता है, यानी प्रोस्टिट्यूट का, वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि एक बाग है जो बहुत खूबसूरत है। और वहाँ पे नायिका को कहते हैं कि वहाँ तुम्हारे जिसने ये बाग लगाया ना, वो उस लड़की के दिल में खुदा के लिए मोहब्बत है, तो जब वो मोहब्बत बाहर निकलेगी, वो खुदा के रास्ते में काम करना स्टार्ट करेगी, तो तुम उसको रोकना मत। फिर वो जाते हैं जब एक जुमा हो रहा होता है, जुमे का खुतबा हो रहा होता है, तो वहाँ पे ना कुछ लोग जो होते हैं वो एक लड़की को मार रहे होते हैं कि उसने वो जुमे के अंदर आई, मस्जिद के अंदर आई। तो जो दरवेश है लड़की को रेस्क्यू करता है। और इस तरह 1-2 और इंसिडेंट होते हैं जिसमें वो एक ड्रंक मैन को उसके घर छोड़ के आता है जब उसी को बहुत सारे लोग मार रहे होते हैं। और इस तरह वो क्या करता है कि वो उसकी मुलाकात होती है रूमी के साथ इनकाउंटर होता है और रूमी से वो क्वेश्चन करता है कि वो जो क्वेश्चन जो मैंने आपको कैरेक्टर्स के दौरान बता दिया था कि बायज़ीद बुस्तामी जो थे वो ज़्यादा अपर लेवल पे थे या हमारे प्रॉफिट, तो जिस पे रूमी उसको आंसर करता है, उनकी आपस में मुलाकात हो जाती है। उसके बाद जो रूमी है वो उनको अपने घर लेके जाते हैं और वो लाइब्रेरी में बैठ के 40 दिन में वो अपने तमाम जो रूल्स हैं वो उनके 40 रूल्स होते हैं, इन जो लाइफ गुजारने के 40 रूल्स होते हैं, जो मैं आप इस वीडियो के एंड पे डाल दूंगा, जो आप समझ लीजिएगा। वो 40 दिन में रूमी को समझा देता अपने 40 रूल और अपना तमाम ऑलमोस्ट इल्म जो है वो उसको समझा देता है। अब रूमी के 2 बेटे होते हैं, एक वल्लाद होता है और एक अलाउद्दीन होता है। तो जो वल्लाद है वो तो समझदार है, लेकिन जो छोटा बेटा है वो शिकार पे गया होता है। जब वापस आता है तो उसकी जो सौतेली वालदा होती है वो उसको बताती है कि एक बुज़ुर्ग हैं, इस तरह तुम्हारे वालिद के कंपेनियन हैं, तुम्हारे वालिद ने छुप कर उनको बोक किया, यानी उनको सलाम पेश किया, जो कि अनप्रडिक्टेबल था और वो लोग समझने से कासर थे कि ऐसा क्यों किया, क्योंकि कभी भी रूमी ने ऐसा कभी नहीं किया था। तो वो लोग बड़े हैरान होते हैं और जब वो वापस आता है तो देखता है कि उसका बाप जो है वो सरगोशी में बात कर रहा है लाइब्रेरी में बैठ कर। तो वो परेशान होकर सुनता है कि क्या बातें हो रही हैं, लेकिन 40 दिन के अंदर उसके बाप ने कहा था कि मुझे कुछ डिस्टर्ब ना करे। वो लाइब्रेरी में बैठते थे, सिर्फ सुबह को हल्का सा नाश्ता करते थे और रात को बकरी का दूध पीते थे
और ज़्यादा टाइम वो लाइब्रेरी में जो है वो शम्स तबरेज़ के साथ जो है वो गुजारते थे और 40 दिन के अंदर जो है वो तमाम नॉलेज जो है जो शम्स तबरेज़ का था उसने डिलीवर कर दिया रूमी को। और रूमी जो है वो और चाहता था कि वो उसको और जो है नॉलेज दे, उसके साथ और टाइम स्पेंड करे। लेकिन जो तबरेज़ थे उन्होंने कहा कि नहीं, अब तुम्हें अपने शागिर्दों को, अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को टाइम देना है, क्योंकि तुम्हारा जो छोटा बेटा है वो, उसकी जो नीयत है, वो तुम्हारा बड़ा बेटा तो समझदार है लेकिन छोटा बेटे जो है वो नहीं चाहता कि ऐसे तुम टाइम गुजारो, किसी को दो। तो यहाँ पे ये 2 पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये 2 पार्ट की समरी थी, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट 3 पार्ट की समरी बताऊंगा और उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे। लेकिन आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। ये नावल सूफ़ीज़्म पे बेस करता है और हम इसको अप्लाई भी करेंगे। सूफ़ीज़्म पे का पे इस पे थ्योरी अप्लाई करेंगे और इसकी उस पे साइकोएनालिसिस का थ्योरी भी अप्लाई करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको उन पे अलग वीडियो बना के दिखाऊंगा कि सूफ़ीज़्म क्या चीज़ है और साइकोएनालिसिस क्या चीज़ है, और फिर इसको थ्योरी को इस पे अप्लाई करेंगे। तो ये बहुत बड़ी वीडियो हो सकती है और बहुत लंबी हो सकती है। अभी तो हमने जैसे इसकी समरी और इसके कैरेक्टर्स को देखा है, अभी कंप्लीट समरी पढ़ी है, एनालिसिस पढ़ी है और एनालिसिस रहता है और हमारे थीम्स रहते हैं। उसके बाद 40 रूल्स भी रहते हैं जो शम्स ने रूमी को सिखाए थे। वो मैं आपको उर्दू में आपको बताऊंगा कि उनका मकसद क्या था और वो किस चीज़ पे बेस करते हैं। और उसके बाद हम इस पे डिफरेंट थ्योरीज़ को अप्लाई करके पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो के साथ रहिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।